मुखिया से पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसने सदाशिव से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये पायल किसकी है। हाँ, अगर गांव की हर महिला से पूछताछ की जाए तो शायद पता लग सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने सभी लोगों से पूछताछ शुरू किया तो अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए। हम अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। सदाशिव ने विष्णु को पास बुलाते हुए कहा, विष्णु, यह जिस किसी की भी पायल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे खोजते हुए दोबारा जंगल की ओर जरूर आएगा। इसलिए तुम अपनी टीम के साथ उस तालाब के आसपास नजर रखो। जी सर। कुछ दिनों तक गांव में बिल्कुल शांति थी। किसी प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हुई। इधर चीना की मां की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। एक रात चीना को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ा कर उठती है। वो देखती है कि उसकी मां छटपटा रही थी। वह मां की हालत देखकर घबरा गई। उसने कहा, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए चीना घर के बाहर बने एक खंडहर नुमा कमरे की ओर भागती है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। चीना ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अपनी जेब से एक छुरा निकालकर अपनी नस काट ली। कुछ घंटे बाद चीना उस कमरे से बाहर निकलती है। वह बहुत कमजोर लग रही थी और वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। उसने अपनी एक मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था। वह कराहती और लड़खड़ाती हुई अपनी मां के पास पहुंची। उसकी मां अब तक बेहोश हो चुकी थी। चीना ने अपनी मुट्ठी से एक काला चमकीला पदार्थ निकालकर अपनी मां के मुंह में डाल दिया और मां के पास ही बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह चीना की मां, जो कल बीमारी से तड़प रही थी, अब वो पूरी तरह ठीक नजर आ रही थी। मां ने देखा कि चीना जमीन पर पड़ी हुई है। उसने चीना को आवाज लगाते हुए उठाया, चीना, तू यहाँ क्यों लेटी है? उठ बेटी, सुबह हो गई है। चीना ने मां की आवाज सुनकर आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी मां ने उसे सहारा देते हुए उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, चीना, तू आराम कर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद चीना की मां डॉक्टर शांति भूषण को लेकर अपने घर आ जाती है। चीना का कुछ देर परीक्षण करने के बाद डॉक्टर चिंतित होते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, चीना के शरीर में खून की बहुत कमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जिंदा कैसे है। आराम करने दीजिए, मैं ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, इन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। इधर विष्णु ने इंस्पेक्टर सदाशिव से कहा, सर, हम लोगों को उस तालाब पर नजर रखते हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस पायल की खोज में वहां कोई भी नहीं आया। विष्णु, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन इस बात से ज्यादा मुझे एक बात और खाई जा रही है। कौन सी बात सर? सदाशिव कुर्सी से खड़े हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, विष्णु, कल अमावस्या थी। मुझे पूरा यकीन था कि कल हत्यारा अपने शिकार पर जरूर निकलेगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने पैटर्न्स को तोड़ दिया। समय बीतता गया और गांव के आसपास की रिसर्च के लिए एक टीम भी वहां आ चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे मशहूर जूलॉजिस्ट अनमोल चटर्जी। इंस्पेक्टर सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल जी, आपने इतनी कम उम्र में ही इतनी शोहरत हासिल कर ली है, ये काबिले तारीफ है। मैंने सुना है कि आप जंगली जानवरों के अलावा भूत प्रेतों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च भूत प्रेतों पर नहीं, बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और जानवरों पर उसके प्रभाव पर है। इससे हमें जानवरों की बिहेव और मृत्यु के रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तो समझ से परे है। शायद आप ही कुछ पता लगा सके। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है जहाँ पीटर का कत्ल हुआ था, वहाँ से कोई चीज आपको मिली है? हाँ, मुझे वहाँ से पायल मिली है, लेकिन हम अभी तक पता नहीं लगा सके कि वो किसकी है। ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जा रहा हूँ। वापस आकर हम दोनों बात करते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद एक रात इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल के पास आते हैं और कहते हैं, अनमोल जी, मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूं। आप लोग इस अमावस्या तक जंगल में ना जाएं। सदाशिव जी, मैं जानता हूं कि आप हमारी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। और आप ही ने तो कहा है कि हत्यारे ने खुद अमावस्या का अपना पैटर्न तोड़ दिया है और पिछली अमावस्या को किसी की हत्या भी नहीं हुई।
फिर किस बात की घबराहट? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने आपको ये कह दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जंगल जाएं तब इन दोनों कांस्टेबल को अपने साथ लेकर जाएं। ओके सर, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कांस्टेबल को साथ लेकर ही जाऊंगा। अनमोल ने आज रात से लेकर अगली अमावस्या तक जंगल में रिसर्च करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसकी पूरी टीम ने जंगल में ही कैंप बना रखा था। आधी रात बीत चुकी थी कि तभी किसी आवाज ने अनमोल की नींद तोड़ दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वह बाहर देखते हुए उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आ रही आवाज अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अनमोल बिना कोई आवाज किए बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक पेड़ के पास एक परछाई है जो कैंप के बाहर जल रही आग से बन रही थी। अनमोल ने धीमे कदमों से उस परछाई की ओर बढ़ना शुरू किया। अनमोल परछाई के जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह किसी लड़की की परछाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी। अनमोल ने पेड़ के पास जाकर देखा तो वो बहुत डर गया। दरअसल अनमोल जिस परछाई के पास आया था वो तो मौजूद थी, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अनमोल ने कई बार देखा, लेकिन वो परछाई वहां खड़ी रही। अनमोल ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही अनमोल ने अपना पहला कदम उठाया, वो परछाई अनमोल से दूर भाग गई। ये देखकर अनमोल बुरी तरह डर गया। वो दौड़ते हुए अपने कैंप पर वापस आ जाता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को थामते हुए पानी पिया और माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। अपने कैंप में लेटते हुए अनमोल की आंखों के सामने वो परछाई बार बार घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। इस घटना पर विचार करते हुए अनमोल की रात बीती। अगले दिन सुबह वो कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां उसके साथी नहीं दिखे। अनमोल ने खुद से बात करते हुए कहा, आज सब कहाँ चले गए? जाकर उनके कैंप में देखता हूँ। अनमोल अपने साथियों के कैंप में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके साथी बिस्तर पर बेहोश लेटे थे। उन सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अनमोल ने तुरंत सदाशिव को फोन किया। वो बहुत घबराया हुआ था। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। सदाशिव अनमोल की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने अनमोल से कहा, अब घबराइए नहीं, मैं बस अभी आता हूँ, आप वहां से कहीं मत जाइएगा। कुछ देर के बाद ही सदाशिव वहां पहुंच जाता है और वो अनमोल के साथियों का परीक्षण करता है। उसे एक चीज सभी में कॉमन नजर आती है। सदाशिव ने अनमोल को अपने पास बुलाते हुए कहा, अनमोल जी इधर आइए, ये देखिए। अनमोल के साथियों की ऐसी हालत किसने की? उन सभी में सदाशिव को ऐसा क्या दिखा जो परेशान करने वाला था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।